जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री कोचिंग कानपुर में। कल हमने पढ़ा था जनरल एग्रीकल्चर का लेक्चर 1। आज हम लेक्चर 2 कंप्लीट करेंगे और हम धीरे धीरे करके 8 से 9 लेक्चर में जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट कर देंगे। और हमारा सोइल साइंस का लेक्चर भी इसी YouTube चैनल पे डलने लगा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारा सोइल साइंस का भी लेक्चर देख सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं जनरल एग्रीकल्चर का लेक्चर 2 दूसरा। तो हम कल हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका हिस्ट्री पढ़ा था कि कब क्या इवेंट हुए हैं, भेड़ का डोमेस्टिकेशन कब हुआ है, पालन, बकरी का कब हुआ है, हमने व्हीट एंड बार्ले का कब कल्टीवेशन शुरू किया, और कब हमारी जो डिफरेंट क्रॉप्स हुई हैं उनका कल्टीवेशन शुरू हुआ है। तो हमने कल का लेक्चर पूरा पढ़ लिया है। अब आप आज दूसरा लेक्चर देखेंगे। आप जिसने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके पहले पहला लेक्चर देखें, फिर देन दूसरा लेक्चर देखें। और आवाज़ आ रही है? गुड, लेट्स स्टार्ट। हमारा कल का एक लेक्चर छूट गया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, तो हम उसको अभी कंप्लीट किए लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो हम एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे आज। तो क्या क्या हमने जाना कि हमारा जो पहले हम जानेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है कितने परसेंट पॉपुलेशन है जो हमारी एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, कितने परसेंट पॉपुलेशन है जो कि हमारी एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है। तो वो है हमारी 66% जो हमारी टोटल जनसंख्या है। 66% जनसंख्या एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है इंडिया की। 66% पॉपुलेशन डिपेंडेंट इन एग्रीकल्चर। तो 66% जो हमारी टोटल जनसंख्या है इंडिया की, वो एग्रीकल्चर से जीवन यापन करती है, जीविका का साधन है। और जो हमारी यूपी की कितने परसेंट जनसंख्या है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट, तो वो है 50 से 65%। 50 से 65% जो हमारी यूपी की जनसंख्या है वो हमारी एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हमारा आता है कि जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना परसेंट योगदान है। हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितने परसेंट योगदान है, तो वह है 19.5% योगदान जो है जीडीपी में है हमारे एग्रीकल्चर का। अब बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में हमारा एग्रीकल्चर कितने परसेंट योगदान निभाता है नेशनल एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार जनरेट करने में। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 54%। 54% जो योगदान है हमारा एग्रीकल्चर का, ये जो है योगदान 54% योगदान है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में। समझ में आ रहा है? हाँ, कितने परसेंट? 54%। इसके बाद हमारा आता है अर्निंग में, एक्सपोर्ट, व्यापार करने से हमारे एग्रीकल्चर कितने परसेंट योगदान व्यापार में है, जो कि हम विदेशों में व्यापार करते हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर की कितने परसेंट अर्निंग होती है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट से। एक्सपोर्ट अर्निंग में हमारा जो है 12 से 16%। ऑन एन एवरेज 15% जो हमारा योगदान है एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट अर्निंग में है, मतलब बेचने में है, कि ये है हमारा विदेशों में व्यापार में यूज़ होता है। अब हम जानते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट डाटा स्टैटिक्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या हमारे डाटा है एग्रीकल्चर में। डाटा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते।
डाटा, कौन कौन से डाटा हैं, डेटा इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या कौन कौन से डेटा हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे जो भारत का है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, कितना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का, टोटल जियोग्राफिकल एरिया, टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है हमारे 328.7 मिलियन हेक्टेयर। टोटल जियोग्राफिकल एरिया को बोलते हैं टोटल भौगोलिक क्षेत्र, कुल भौगोलिक क्षेत्र है हमारा 328.7 मिलियन हेक्टेयर, जो कि विश्व का कितने परसेंट है, तो 2.4%, 2.4% है विश्व के क्षेत्रफल का, 2.4% है विश्व के क्षेत्रफल का। और इसमें क्या जानते हैं, हाँ टोटल जियोग्राफिकल एरिया हो गया। अब हमारा आता है टोटल रिपोर्टेड एरिया अंडर लैंड यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है कि हमारा कितने परसेंट एरिया है, जो टोटल कितने परसेंट एरिया है कि हम लैंड यूटिलाइज कर सकते हैं। टोटल हमारा भौगोलिक क्षेत्र तो हो गया 328.7 मिलियन हेक्टेयर, लेकिन हमारा कितने परसेंट जो एरिया है, कितने परसेंट एरिया है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, कितने का यूज़ करते हैं, हमारे पास एक्चुअली है कितना, तो वो है हमारे पास टोटल यूटिलाइजेबल है अंडर लैंड यूटिलाइजेशन में है 308.3 मिलियन हेक्टेयर, 308.3 मिलियन हेक्टेयर जो हमारे पास क्षेत्र है वो टोटल रिपोर्टेड एरिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नेट सॉन एरिया कितना है, नेट क्रॉप्ड एरिया कितना है, नेट सॉन एरिया कितना है वो पढ़ेंगे। नेट सॉन एरिया, नेट सॉन एरिया इसी को भी बोलते हैं नेट क्रॉप्ड एरिया, नेट क्रॉप्ड एरिया। नेट सॉन एरिया या नेट क्रॉप्ड एरिया एक ही चीज़ है दोस्तों। तो हमारा नेट क्रॉप्ड एरिया कितना है, वो है 141.4 मिलियन हेक्टेयर, 141.4 मिलियन हेक्टेयर, 141.4 मिलियन हेक्टेयर जो है हमारा नेट सॉन एरिया है, नेट सॉन एरिया है। अब जानते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेट सॉन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जब हम डाटा कवर कर लेंगे और हमारे पास लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो हम ये समझ लेंगे नेट सॉन एरिया क्या है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है। नहीं तो हम जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद जब फील्ड क्रॉप्स पढ़ेंगे एग्रोनॉमी तो वहाँ पे ये सब कंप्लीट कराया जाएगा। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है हमारा, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है हमारा 200.9 मिलियन हेक्टेयर। जो हमारा नेट सॉन एरिया है वो कितने परसेंट टोटल जियोग्राफिकल एरिया के इंडिया के, 43%। कितने परसेंट, 43%। तो ये हमारे कितने परसेंट होगा, तो ये 64 और दशमलव में कुछ है, तो 64% ऑन एन एवरेज होता है हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारी कितनी है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो हमारी ऑन एन एवरेज क्रॉपिंग इंटेंसिटी है इंडिया की, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 142% है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे निकाली जाती है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सॉन एरिया, नेट क्रॉप्ड एरिया या नेट सॉन एरिया इंटू 100। तो जब हम इसमें ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया रखेंगे कितना 200.9
और नेट सॉन एरिया रखेंगे 141.4, जिसको 141.4 मिलियन हेक्टेयर इंटू 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो नेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी आएगी वो 142% जो ऑन एन एवरेज आ जाएगी। इसके बाद हम इतना कंप्लीट होने के बाद पढ़ेंगे कि नेट इरिगेटेड एरिया क्या होता है और नेट इरिगेटेड एरिया में ग्रॉस इरिगेटेड एरिया क्या होता है। नेट इरिगेटेड एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया, इरिगेटेड एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया कितना है हमारे पास, वो है 68.65 मिलियन हेक्टेयर। कितना है हमारे पास नेट इरिगेटेड एरिया, 68.65 मिलियन हेक्टेयर। समझ में आ रहा है? कितना सब पढ़ाए हैं, आ रहा है समझ में? हाँ, तो नेट इरिगेटेड एरिया कितना है, नेट इरिगेटेड एरिया है हमारे पास 68.65 मिलियन हेक्टेयर। इसके बाद हमारा जो ट्यूबवेल में कितना होता है और कुएं से कितने % सिंचाई होती है इरिगेटेड एरिया में, वेल से, कुएं से, कुएं से हमारे पास जो सिंचाई होती है 15.5 मिलियन हेक्टेयर जो है हमारी सिंचाई किससे होती है, कुएं से होती है। उसके बाद हमारी जो ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, ट्यूबवेल से कितने % सिंचाई होती है हमारी, 31.95 मिलियन हेक्टेयर जो है ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। कहीं कहीं पे यहाँ पे 5 की जगह 3 भी मिल जाता है, 93 मिलियन हेक्टेयर, 31.93 मिलियन हेक्टेयर जो है ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। समझ में आ रहा है? हैं? इसके बाद हम पढ़ेंगे नेट इरिगेटेड हो गया, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया 15.5। यहाँ पे जो है नहर होगा, नहर से, कैनाल से कितने % एरिया पर सिंचाई होती है, तो 15.5 मिलियन हेक्टेयर से, और ट्यूबवेल से 31.93 मिलियन हेक्टेयर। अब ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है हमारा 98.15 मिलियन हेक्टेयर जो है ग्रॉस इरिगेटेड एरिया है। इतना होने के बाद अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट एरिया कितना है। फॉरेस्ट कवर क्या होता है और ट्री कवर क्या होता है। फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर हम फॉरेस्ट्री में पढ़ेंगे। टोटल फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया हमारा कितना है, जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया 18.9 मिलियन हेक्टेयर। जो हमारा टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो है 18.9 मिलियन हेक्टेयर, जिसमें ये कितने % है हमारे टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, 24.62% है। कितना है, इतना। इसके बाद जो टोटल फॉरेस्ट कवर, एक होता है फॉरेस्ट कवर, एक होता है ट्री कवर। तो फॉरेस्ट कवर क्या होता है, फॉरेस्ट कवर में हम कैसे फॉरेस्ट कवर को काउंट करते हैं कि फॉरेस्ट कवर में जो हमारी फॉरेस्ट होना चाहिए, पेड़ होने चाहिए, वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होने चाहिए, और उसकी जो कैनोपी डेंसिटी होती है वो 10% से अधिक होनी चाहिए। ये हम फॉरेस्ट्री का जब क्लास करेंगे तब हम इसको डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अभी क्रॉप कैनोपी जाननी पड़ेगी, इसके बारे में हम फॉरेस्ट्री में पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट कवर कितना है हमारा, 21.71%। और इसी में आता है हमारा ट्री कवर हमारा कितना है, ट्री कवर है हमारा 2.91%। इसको याद रखिएगा। फॉरेस्ट कवर हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम कितना हमारा जो है नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, कितना नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड
नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है। इतनी कितनी ज़मीन है जिसमें हम एग्रीकल्चर ही नहीं करते हैं, तो वो है हमारी 26.17 मिलियन हेक्टेयर, 17 मिलियन हेक्टेयर, 26.17 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो हमारा जो है किसके अंतर्गत है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत नहीं है, इसमें हमारी एग्रीकल्चर नहीं होती है। और कितना टोटल डिग्रेडेड लैंड, टोटल डिग्रेडेड लैंड, डिग्रेडेड मतलब होता है कि बेकार, बंजर भूमि, बंजर या बेकार, जो भी बेकार हो जाती है किस कारण से, कि सैलाइन हो जाए, सोडिक हो जाए या एल्कली मृदा होती है, वो हमारी कितनी है, तो वो है हमारी 120.40 मिलियन हेक्टेयर। इतना जो है हमारा डाटा था जो एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर में जो क्रॉप होती हैं, डिफरेंट क्रॉप्स हैं, उनका एरिया कितना है, उसका प्रोडक्शन कितना है और उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, किस राज्य में, कौन सा राज्य फर्स्ट नंबर पे है, कौन सा राज्य एरिया में पहले नंबर पे है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसके बारे में हम अभी जानते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स का, डिफरेंट क्रॉप्स का एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी जानेंगे। एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, डिफरेंट क्रॉप्स का एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो सबसे पहले हम डालेंगे क्या, क्रॉप क्या है, क्रॉप का नाम यहाँ पे होगा, क्रॉप नेम, यहाँ पे हम रखेंगे एरिया, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा नहीं यार, यहाँ पे होगा क्रॉप, यहाँ पे रख देंगे एरिया, यहाँ पे एरिया प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी कि क्षेत्रफल कितना है हमारा उस फसल का, उसका उत्पादन कितना है और उसकी उत्पादकता कितनी है, इसके बारे में हम जानेंगे कि किस क्रॉप्स का कितना एरिया है। सबसे पहले हम देखेंगे गेहूं का, व्हीट, गेहूं का एरिया किस में ज़्यादा है, गेहूं का एरिया जो ज़्यादा है, गेहूं का यूपी में एरिया ज़्यादा है और उसका प्रोडक्शन भी यूपी में ही ज़्यादा है। और जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो वो पंजाब में है, किस में है, पंजाब में है गेहूं की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। फिर आती है बात किसकी बात आती है, धान की, किसकी, धान की, जिसको हम पैडी बोलते हैं, राइस भी बोलते हैं, राइस का जो एरिया है वो वेस्ट बंगाल में है और प्रोडक्शन है वो वेस्ट बंगाल में है और जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी पंजाब में ही है, पंजाब में ही है। इसके बाद हम आते हैं किसमें, मक्का में हमारा क्या है, समझ में आ रहा है, हाँ ऐसे ही पढ़ो समझ में आएगा। मक्का का जो एरिया है हमारा कर्नाटका में है, कर्नाटका में, और जो प्रोडक्शन भी है वो भी कर्नाटका में है और जो प्रोडक्टिविटी है हमारी किस में है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। इसके बाद हम करते हैं भी चिकपी की बात, चिकपी की बात करते हैं तो चिकपी का सबसे ज़्यादा एरिया है हमारा एमपी में और प्रोडक्शन भी है एमपी में
और जब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये भी आंध्र प्रदेश में प्रोडक्टिविटी है इसकी ज़्यादा। चिकपी की प्रोडक्टिविटी की कहाँ पे है ज़्यादा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। चिकपी हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन का जो है एरिया है एमपी में ज़्यादा और प्रोडक्शन भी है एमपी में, और जो प्रोडक्टिविटी है वो महाराष्ट्र में है ज़्यादा। सोयाबीन की प्रोडक्टिविटी है जो महाराष्ट्र में है ज़्यादा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं अरहर की। अरहर जिसको पिजन पी बोलते हैं, पिजन पी का जो एरिया है वो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में एरिया है, और प्रोडक्शन जो है यूपी में है, और इसकी प्रोडक्टिविटी है बिहार में इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम कौन सी क्रॉप पढ़ेंगे? इसके बाद हमारी रहेगी पल्सेस। टोटल पल्सेस में क्या एरिया है? टोटल पल्सेस में आता है हमारा मध्य प्रदेश का पहला नंबर एरिया पे, और एमपी का ही जो है प्रोडक्शन में, और जो पल्सेस की प्रोडक्टिविटी है हमारी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। किस में है? महाराष्ट्र में प्रोडक्टिविटी है। इसके बाद हम आते हैं किस में? इसके बाद हमारी क्रॉप रहेगी ग्राउंडनट। क्या कौन सी क्रॉप रहेगी? ग्राउंडनट रहेगी। ग्राउंडनट का जो एरिया है वो गुजरात में ज़्यादा है, और जो प्रोडक्शन है वो भी गुजरात में ज़्यादा है, और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो है तमिलनाडु में ज़्यादा। तमिलनाडु में प्रोडक्टिविटी है। इसके बाद होता है मस्टर्ड की बात करते हैं हम। मस्टर्ड का जो है जिसको सरसों बोलते हैं, मस्टर्ड जो हमारी उगाई जाती है राजस्थान में, एरिया है ज़्यादा, और जो प्रोडक्शन है ज़्यादा वो भी राजस्थान में है, और प्रोडक्टिविटी वो भी है राजस्थान में ज़्यादा। इसके बाद हमारी कौन सी क्रॉप? 9 हो गई हैं। इसके बाद हम आएंगे जूट क्रॉप में। किस में आएंगे? जूट क्रॉप में आएंगे। जूट की 2 वैरायटी होती हैं। हम क्रॉप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसको। काराकोरस कैप्सुलरिस ऑलिटोरियस 2 होती हैं जूट की। अब जूट का कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में एरिया, वेस्ट बंगाल में प्रोडक्शन, और वेस्ट बंगाल में ही प्रोडक्टिविटी है। क्या है जूट की? इसके बाद जूट की जो एरिया है वेस्ट बंगाल, प्रोडक्शन भी वेस्ट बंगाल, और प्रोडक्टिविटी भी वेस्ट बंगाल में है। टोटल ऑयल सीड्स में एरिया जो है एमपी का है, और प्रोडक्शन भी एमपी का है, और प्रोडक्टिविटी है जो तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की जो प्रोडक्टिविटी है, जगह कम पड़ रही है, ऊपर का मिटा लेते हैं। कितनी रह गई हैं? 4-5 और रह गई होगी। एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अब नेक्स्ट कौन सी क्रॉप आती है? शुगर केन के बारे में हम पढ़ेंगे। शुगर केन का एरिया कहाँ पे है? 11 के बाद 12-12। शुगर केन का एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में नहीं, शुगर केन का सबसे ज़्यादा एरिया है यूपी में, और इसका प्रोडक्शन भी है यूपी में, और इसकी प्रोडक्टिविटी है महाराष्ट्र में। इसके बाद हम बात करते हैं कॉटन की। किसकी बात करते हैं? कॉटन की। कॉटन इसका एरिया सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो गुजरात में, और इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कर्नाटका में। फिर इसके बाद कौन सी क्रॉप रह रही है? इसके बाद क्रॉप कौन सी रह रही है? शुगर
वो शुगर केन हो गया है शायद, बस सनफ्लावर 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 का जो एरिया है वो कर्नाटका में ज़्यादा है, इसका प्रोडक्शन वो भी कर्नाटका में ज़्यादा है, और इसकी प्रोडक्टिविटी वो भी कर्नाटका में ज़्यादा है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम अगला लेक्चर कल फिर से अपलोड करेंगे। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट, 2 लेक्चर हमारा जनरल एग्रीकल्चर का कंप्लीट हो गया है। थैंक यू अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।